भारत रत्न के जरिए वोटों की फसल काटी जा सकती है क्या? सवाल अजीब है, बात अजीब है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आई है और आई है तो इस पर चर्चा शुरू हुई है। अब ये बात आई कहां से? तो समझिए कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं भारत रत्न देने की बिहार के पिछड़ों के नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को। कर्पूरी ठाकुर ऐसा नाम है जो बिहार के पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा संघर्षरत रहे और आज भी कर्पूरी ठाकुर का नाम बिहार में इसीलिए पूजा जाता है। जैसे ही यह घोषणा होती है उसी के साथ में इंडिया गठबंधन को बनाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलते हैं और आरजेडी और कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन तोड़कर फिर से भाजपा के साथ जाकर 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। यह शुरुआत हुई भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को देने के बाद में। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा हुई और एक बात पर ताला लगाने का प्रयास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भाजपा सम्मान नहीं देती लालकृष्ण आडवाणी को। और यह घोषणा कब हुई? जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी थी। जिस राम मंदिर आंदोलन में लालकृष्ण आडवाणी की सबसे बड़ी भूमिका रही, उन्हें भले ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूर रखा गया हो और यह सवाल जब उठने लगे तो उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन आवाजों को चुप कराने का काम कर दिया जो कि ये कहती थी कि भाजपा लालकृष्ण आडवाणी को सम्मान नहीं दे रही है। दो निशाने साधने के बाद अब एक बार चर्चा चली कि आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी अब समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जा रहे हैं। जैसे ही ये 2-3 दिन ये चर्चा चलती है कि अचानक एक खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है और जयंत चौधरी चूंकि उनके पुत्र हैं तो निश्चित तौर पर वे इस निर्णय का स्वागत करेंगे। ऐसे में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी का एनडीए में आने का रास्ता बहुत आसान कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जयंत चौधरी निश्चित तौर पर एनडीए के खाते में जाते दिख रहे हैं, जाएंगे निश्चित तौर पर, यह मान लीजिए, क्योंकि जयंत चौधरी का कहना है कि यह सम्मान देकर चौधरी चरण सिंह के तमाम जो अनुयायी हैं उनको खुश करने का काम किया गया है और हम इसका स्वागत करते हैं। यानी जयंत चौधरी को भी एनडीए में जाने का रास्ता स्पष्ट तौर पर दे दिया गया है। इसी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस शासन के थे और आरएसएस के खिलाफ कहे जाते थे, उन पीवी नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की घोषणा बहुत लोगों को अजीब लग रही होगी, लेकिन इसके जरिए दक्षिण भारत को साधने का प्रयास किया गया है, क्योंकि दक्षिण भारत में भाजपा कभी भी मजबूत नहीं रही है। सिर्फ कर्नाटक में येदियुरप्पा के बल पर सत्ता चलाने के अलावा साउथ में जितने भी प्रयास थे भाजपा के, वे सभी जगह असफल हुए हैं। और अभी चूंकि आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां चंद्रबाबू नायडू अब उस स्थिति में नहीं है कि वे एनडीए में आकर भी भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा दिलवा सकें। वहीं जगन मोहन रेड्डी आज तक मजबूत है, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की बहन पार्वती को कांग्रेस ने अपने में शामिल करके उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ऐसे में भाई बहन की जो संघर्ष है उसके बीच में से भाजपा के पास या तो चंद्रबाबू नायडू बचते हैं या फिर कोई नया चेहरा ढूंढ कर लाते। लेकिन अब नरसिम्हा राव को भारत रत्न देकर एक तरह से आंध्र प्रदेश में, चूंकि आंध्र प्रदेश से आते थे नरसिम्हा राव, उनके अनुयायियों को साधने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। इसके अलावा एमएस स्वामीनाथन जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं, इसलिए माने जाते हैं और बार बार बात उठती है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, क्योंकि किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एमएस स्वामीनाथन ने
जो प्रयास किए, उनकी एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को अभी लागू नहीं किया जा रहा। हर सरकार किसानों की बात करती है, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं होती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तो किसान किस तरह से दिल्ली तक हल्ला बोले थे, इतने दिनों तक संघर्ष चला था, और एक बार फिर वह किसानों का संघर्ष शुरू हो रहा। तो किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा यह नहीं चाहेगी कि किसान वर्ग लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से नाराज हो। इसलिए एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। कुल मिलाकर जो 5 विभूतियों को भारत रत्न देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है, उनके जरिए कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधा गया। खास तौर पर चौधरी चरण सिंह के जरिए और कपूरी ठाकुर के जरिए बिहार के वोट बैंक को साधने के साथ नीतीश को एनडीए में लाना बड़ी उपलब्धि है। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा करके जयंत चौधरी के लिए एनडीए में आने का रास्ता सुलभ कराना, यह भी एक बहुत बड़ी रणनीति है। दरअसल चौधरी चरण सिंह सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक एरिया में असरकारक नहीं है, बल्कि जाटों के अंदर वे काफी अच्छा प्रभाव उनका है। वह चाहे राजस्थान का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे दिल्ली का हो। ऐसे में भले ही बात यह हो कि जो 24 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जाट बाहुल्य, वहां इस बात का बहुत बड़ा असर होगा। भाजपा इस बात का फायदा जरूर उठाएगी। ऐसे में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। और नरसिम्हा राव को देकर सिर्फ आंध्र प्रदेश को साधने वाली बात नहीं है, बल्कि भाजपा खासतौर पर प्रधानमंत्री के आप आने वाले दिनों में जब दक्षिण भारत के दौरे पर वे होंगे चुनाव में और उनके भाषण होंगे आंध्र प्रदेश में, आप निश्चित तौर पर सुन लीजिएगा कि वे जरूर कहेंगे कि जिन नरसिम्हा राव को कभी कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, हमने उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें भारत रत्न दिया है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में करेंगे और इस बात को जरूर भुनाएंगे। इसलिए यह बात तमाम राजनीतिक प्रेक्षकों की ओर से अचानक उठी है कि भारत रत्न दिए जाने की घोषणा इन विभूतियों को करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। और सबसे बड़ा निशाना तो यह साध लिया है कि जिस इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है, उस इंडिया गठबंधन को एक तरह से कमजोर करने का काम कर दिया है। कमजोरी नहीं करा, उसके प्रमुख घटकों को अलग थलग कर दिया है। ममता बनर्जी बंगाल में अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। नीतीश कुमार जो सबसे ज्यादा प्रयास कर रहे थे, वे भाजपा के साथ जा चुके हैं और अब जयंत चौधरी को तोड़ लिया गया है। हो सकता है कुछ दिनों में कुछ और दल टूट जाएं, और यही इंडिया गठबंधन की निराशा है कि उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर भाजपा 400 प्लस सीटें जीत सकती है, एनडीए जीत सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की, हमारे गठबंधन की हालत बहुत खराब है। अब इस इंडिया गठबंधन की हालत खराब होने के पीछे स्थिति क्या है, तो ये समझ सकते हैं कि जिस समय लोकसभा चुनाव की बेला है और कांग्रेस नेताओं को अपने साथी गठबंधनों को मजबूती के साथ पकड़े रखना था या उन्हें जोड़ना था, नए गठबंधन को जोड़ना था, सिर्फ कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी। उस कमेटी में उन पुराने थके चेहरों को आगे कर दिया जिनमें मुकुल वासनिक है, भूपेश बघेल हैं, अशोक गहलोत हैं, सलमान खुर्शीद हैं, मोहन प्रकाश हैं। इनमें से भूपेश बघेल और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव हारते रहे हैं। 5 चुनाव उनकी पत्नी ने विधानसभा के हारे हैं। उन्हें आप अगर गठबंधन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं ऐसे नेताओं को, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर या गठबंधन को लेकर कांग्रेस कितनी सीरियस है। वैसे भी कांग्रेस में फीडबैक सिस्टम या नीचे आम कार्यकर्ताओं से बात करने का सिस्टम पहले भी नहीं रहा, अब भी नहीं है। और भले ही राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों में जाने की बात कर रहे हो, लेकिन वहां भी क्योंकि यात्रा जब पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उसमें हमने देखा था 15-16 दिन तक राजस्थान में घूमकर कि राहुल गांधी से किसी की मुलाकात कराई जा रही है, दिखाया जा रहा है कि आम लोगों से मिल रहे हैं, तो वह भी पहले से सेट होता है कि किससे राहुल गांधी बात करेंगे, कहां चाय पिएंगे, कहां खाना खाएंगे, किससे बात करेंगे। यह सब कुछ सेटअप होता है। आम जनता में जाने का कहीं कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी
क्योंकि राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका फायदा मिले, ये हर पार्टी सोचती है, वह भी सोचती है। लेकिन फीडबैक का सिस्टम कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस उन बातों को, जमीनी हकीकत को कभी भी नहीं समझना चाहती, जो कि बहुत जरूरी होती है। अब आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की, वह भी निश्चित तौर पर मान के चलिए ना सिर्फ बड़े वोट बैंक को साधने का काम किया है, बल्कि निश्चित तौर पर यह बातें कहीं ना कहीं फीडबैक से निकल कर आई है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें फायदा होगा। वह काम भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। इधर इंडिया गठबंधन बिखर चुका है। जिन नेताओं को यह जिम्मेदारी दी है, उन्होंने एक भी नए दल को जोड़ने के बजाय इस कमेटी के गठन होने के बाद एक एक करके दलों को खोने का काम किया है। जब नीतीश कुमार आपसे दूर चले गए, ममता बनर्जी अकेला चुनाव लड़ेंगी और अब आरएलडी भी आपसे दूर चली गई, तो इस कमेटी की जरूरत है कहां? और जिस समय खुद राहुल गांधी को आगे बढ़ के बहुत सारे दलों के नेताओं से बात करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना था, तब वे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। और निश्चित मानिए मार्च के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लग सकती है। तब तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त भी नहीं होगी, क्योंकि 20 मार्च को मुंबई के ये खत्म होने का इसका प्रोग्राम है। ऐसे में आप मान सकते हैं जब तक राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके मुंबई में इसका समापन कर रहे होंगे, तब तक चुनाव की बेला में एनडीए या प्रधानमंत्री या भाजपा बहुत कुछ साध चुके होंगे और कांग्रेस बहुत कुछ खो चुकी होगी। लेकिन इतना नुकसान होने के बावजूद भी कांग्रेस अभी भी यह सोच रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर वह उन्हें सत्ता से हटा सकती है। तो निश्चित तौर पर मानिए यह कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।